मैं हज़ार लानतें भेजता हूँ एयरप्लेन पर भी और एयरप्लेन के पहियों पर भी। गाज़ा मंडली वो मंडली है, जब गाज़ा पे इजराइल बम गिराता है तब ये चीखती है, चिल्लाती है। वहाँ पर मुसलमान ही मुसलमान के खून का प्यासा है, तो वहाँ पर इस्लामोफोबिया इनको नज़र नहीं आ रहा। गजाला मैडम बोलती है कि इनको आतंकवादी मत कहो, ये इंसर्जेंट है। हालांकि किसी जगह पर हिंदू ने जय श्री राम बोलकर बम नहीं फोड़ा है। तालिबान जिस तरीके से अब लोगों को मार रहा है, अब तो कम से कम बता दीजिए कि सीए कानून की ज़रूरत थी या नहीं थी। डर का माहौल तो है, उनको पता है कि ये वो वाला भारत तो है नहीं कि आ गए 26/11 करके चले गए, फेली मेजर बोलते रह गए। जो सबूत मांगती रहती है, उनको कम से कम एक बार समझ लेना चाहिए कि ये वो सरकार है जो कहती है वो करती है, और जो नहीं कहती है वो तो 100% करेगी। और फिर ये कहते हैं पीसफुल ट्रांजिशन हुआ पावर का, तो दानिश सिद्दीकी को किसने मारा? पीस पार्टी लटकते हुए प्लेन में जाएगी काबुल, और वहाँ पर जो है तालिबान का इस्तकबाल करेगी। अब 2021 आते आते वो कह रहे हैं मोदी जी अफगानिस्तान के मुसलमानों को भी बुला लो, तो उन महिलाओं का क्या होगा? ये पूरी दुनिया को पता है कि महिलाओं के लिए अब वो जहन्नुम बन चुका है अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान के तालिबान और घरेलू तालिबान, ये दोनों का मकसद तो वही है कि शरिया लागू करना है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा में धर्म क्यों? आतंकवाद का तो कोई धर्म नहीं है, कोई जगह का भी कोई धर्म नहीं होता। तो देवबंद में अगर ट्रेनिंग सेंटर हो। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे अफगान में जिस तरीके से तालिबान ने कब्जा किया है, और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो वहाँ की जनता को भगवान भरोसे छोड़ करके वो अपना देश छोड़ करके चले गए। आज इस विशेष चर्चा पे हमारे साथ शहजाद जी हैं। शहजाद सर, कैसे देखते हैं कि जो तालिबान है उसने कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पर, और इंडिया के अंदर जिनको मानवाधिकार कहें या फिर जो एक लिबरल गैंग है, आज उनके मुंह पर चुप्पी साधी हुई है? देखिए, एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबान, असली तालिबान का क्रूर चेहरा सामने आ रहा है। लोग प्लेन के पहियों पर लटक लटक कर जा रहे हैं, इतनी क्रूरता है। पर जो घरेलू तालिबान है भारत का, उसका भी चेहरा उजागर हो गया है। पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं हज़ार लानतें भेजता हूँ एयरप्लेन पर भी और एयरप्लेन के पहियों पर भी, क्योंकि वैसे भी तालिबान को तो कुछ लोग लानतें भेजना नहीं चाहते, तो प्लेन और प्लेन के पहिए को भेज दिया मैंने लानतें। अब कौन से ये घरेलू तालिबानी हैं जो चुप बैठे हैं, फेविकॉल लगा कर बैठे हैं? एक है गाज़ा मंडली। गाज़ा मंडली वो मंडली है, जब गाज़ा पे इजराइल बम गिराता है तब ये चीखती है, चिल्लाती है। पर जब अब ये काबुल में चीज़ें हो रही है तो ये मंडली मुंह खोलने को तैयार नहीं है। इस्लामोफोबिया मंडली, यहाँ पर भारत में जहाँ पर मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, वहाँ पे तो इनको इस्लामोफोबिया नज़र आता है। और वहाँ पर मुसलमान, और ज़्यादातर मुसलमान ही हैं अफ़गानिस्तान में, गिन चुन के हिंदू और सिख होंगे, वहाँ पर मुसलमान ही मुसलमान के खून का प्यासा है, तो वहाँ पर इस्लामोफोबिया इनको नज़र नहीं आ रहा। तीसरी है जो बाइडेन मंडली। जो बाइडेन मंडली पता है कौन सी है? जब जो बाइडेन चुनाव जीते थे तब उनको लगा कमला हैरिस के साथ उन्होंने जीत दिलवाई है, तो यस वी डिड इट जो ये कह रहे थे। आज वो जो बाइडेन मंडली जो है वो पूरी तरह से खामोश है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कर दिया आपके जो ने जो कांड करना था? तो ये तमाम मंडलियाँ हैं जो पूरी तरह से आज खामोश है, और आज उनकी खामोशी से घरेलू तालिबान का चेहरा सामने नज़र आ रहा है। एक आरफा मैडम है, उनको गुड तालिबान नज़र आ रहा है। एक गजाला मैडम है, गजाला मैडम बोलती है कि इनको आतंकवादी मत कहो, ये इंसर्जेंट है। तो क्या हुआ, उन्होंने महिलाओं पर उत्पीड़न कर दिया तो उनको थोड़ी आतंकवादी कह सकते हो? हिंदू आतंकवादी होता है। हालांकि किसी जगह पर हिंदू ने जय श्री राम बोलकर बम नहीं फोड़ा है, परंतु तालिबान जिसने 9/11 में साथ दिया वो आतंकवादी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन लोगों के मन में तालिबान की तरह ही शरिया काबिज है। सर, सबसे बड़ा सवाल है कि जैसे कश्मीर से धारा 370 हटी, तो वहाँ पर जो नोबेल पुरस्कार है, मलाला यूसुफ की बात करें या फिर ग्रेटा हो गई, किसान आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, आज वो भी खामोश है। देखिए, अजीब व गरीब बात है कि जो लोग कह रहे थे वाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, रियाना, मियाँ खलीफा, मलाला, ये जो भी इनके आइकॉन थे, किसान नेता थे इनके या मानव अधिकार के नेता थे, वो आज तमाम लोग चुप है। वो इसलिए चुप है क्योंकि वो पीड़ित और जो पीड़ा देता है उनका धर्म और जात देखकर तय करते हैं कि आउटरीच करना है या आउटसाइड चले जाना है। आजकल जो आउटरीच करने का मौका नहीं है, अगर यही चीज़
इसका 0.01% उत्तर प्रदेश में होता तो ये यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच जाते, सारे लोग ग्लोबली एक कैंपेन चलाते। पर आज सारे लोग जो है चुप है। मेरा केवल इनसे सवाल यही है कि तालिबान जो कर रहा है, तालिबान जिस तरीके से अब लोगों को मार रहा है, अब तो कम से कम बता दीजिए कि सीए कानून की ज़रूरत थी या नहीं थी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तालिबान वहां पर शरिया लागू करना चाहता है। आज इस भारत देश में शरिया की वकालत कौन कर रहा था? कौन 3 तलाक कानून के खिलाफ बोल रहा था? कौन यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ बोलता है? वो कौन सी दादियाँ निकल पड़ी थी शाहीन बाग की? आज वो दादियाँ कहाँ पर हैं? आज उनके मानव अधिकार का या मानव इंसानियत की बातें क्यों नहीं हो पा रही है? तो ये हमेशा शरिया को संविधान के ऊपर रखने वाली मंडली है और इसीलिए उन्हें तालिबान में भी गुड़ नज़र आ रहा है। सबसे मज़े की बात है कि जो सीए के प्रोटेस्ट में जो बिरयानियों के साथ वो समझौता हुआ था, आज तो अकाली दल भी कह रहा है कि मोदी जी जो सिख समुदाय के और हिंदू धर्म के जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनको भी निकाल के लाइए। परंतु वहाँ पर एक मंदिर में जो एक राजेश कुमार पंडित हैं वो आज भी वहाँ डटे हुए हैं। उन्होंने कह दिया कि नहीं, मैं अपनी ज़मीन छोड़ के नहीं जाऊँगा। देखिए, ये एक जिन पंडित की बात आपने की, ये बताता है कि किस तरीके की कटिबद्धता है सनातन धर्म में, कि वो कभी अपने उसूलों को और सिद्धांतों को छोड़ता नहीं है, चाहे कितना ही कठिन मौका या कठिन मुश्किल घड़ी क्यों ना है। परंतु मैं सिरसा साहब जैसे जो लोग हैं, अकाली दल के जो लोग हैं, मैं केवल उनसे आज इतना कहना चाहूँगा कि आज आप जो कह रहे थे, शाहीन बाग की दादियों के साथ आप खड़े हो गए थे, आपको लग रहा था कि आपको इनके तरफ से किसान आंदोलन पे कुदरती बिरयानी का समर्थन मिल जाएगा, आप दोनों महागठबंधन कर रहे थे। आज क्या हमला हो रहा है? आज एक सिख समुदाय के एक और धर्मस्थल पर पाकिस्तान में भी हमला हुआ है। आज आप देख सकते हैं किस तरीके से आतंकित हुए हैं। और भारत की सरकार, जिसको आप सांप्रदायिक कह रहे थे, वही भारत की सरकार एक एक भारतीय को और एक एक सिख और हिंदू समाज के लोगों को सुरक्षित उनको यहाँ पर लाने का काम करेगी और उसी सिद्धांत पर करेगी जिस सिद्धांत पर सीए कायम हुआ था, जिस सिद्धांत पर महात्मा गांधी चाहते थे कि इनको शरण मिले। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि तालिबान की तरफ से भी एक कमेंट आया था कि हम हिंदुस्तान के लोगों से कुछ नहीं कहेंगे। तो क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का डर है कि अगर हिंदुस्तान के साथ कुछ भी हरकत की तो तीतर से उड़ा देंगे? देखिए, ऐसा है, डर का माहौल तो है, यू गेट माई पॉइंट। डर का माहौल तो है, उनको पता है कि ये वो वाला भारत तो है नहीं कि आ गए 26/11 करके चले गए, फैली मेजर बोलते रह गए कि मारो इनके आतंकवादी कम जो जगह हैं, ठिकाने, उस पर बम गिराओ, तो मनमोहन सिंह ने मोस्ट फेवर्ड नेशन दे दिया। तो ये तो है नहीं। तो आतंकियों में डर का माहौल तो है। इमरान खान किस तरीके से बाजवा के पसीने छूट रहे थे, ये तो खुद पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बयान हुआ। और उनको पता है कि हमने बालाकोट में चील कौवे नहीं बहुत कुछ मारा है। और आज भी डर लगा रहता है इनको, जब बम फट जाता है तो उनको लगता है कि हाफिज़ सईद का घर उड़ा या कोई और का घर उड़ गया। तो मुझे लगता है कि ये आतंकवादियों को तो पता है, पर यहाँ की जो सबूत गैंग है, जो सबूत मांगती रहती है, उनको कम से कम एक बार समझ लेना चाहिए कि ये वो सरकार है जो कहती है वो करती है, और जो नहीं कहती है वो तो 100% करेगी। इसीलिए उनको तो समझ में आ गया। पर जहाँ तक तालिबान का सवाल है, देखिए, हम तालिबान पर भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए हम आत्मनिर्भर होकर हमें जो करना है, हम अपने जो जहाज़ है वो भेजकर लोगों को ला रहे हैं वापस। परंतु आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो आज भी तालिबान की हिमायत कर रहे हैं। आकार पटेल कहते हैं कि ट्रू ये लेजिटिमेट स्टेक होल्डर है। मतलब सोचिए इस बात को कि भारत की 135 करोड़ की चुनी हुई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार फैसिस्ट है, और तालिबान जो कि बंदूक लेकर जा रही है, कब्जा कर रही है, वो लेजिटिमेट है। जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न करती है वो लेजिटिमेट है। और फिर ये कहते हैं पीसफुल ट्रांजिशन हुआ पावर का। तो दानिश सिद्दीकी को किसने मारा? सवाल तो खड़ा होना चाहिए। दानिश सिद्दीकी को उन्होंने बता ही दिया था कि गोलियों ने मारा। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जिनको हमारे देश के अंदर डर लगता था, आमिर खान है या हमारे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी हैं, आज वो भी शांत हैं। अगर डर लगता है तो एक बार अफगानिस्तान जा कर के भी देख लें। ऐसा है, देखिए, वो तो कई डेलीगेशन जाने का सोच रहे हैं। पीस पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन्होंने तो तुलना की है, ये स्वतंत्रता सेनानी है। तो मुझे बताया गया है कि पीस पार्टी लटकते हुए प्लेन में जाएगी काबुल, और वहाँ पर जो है तालिबान का इस्तकबाल करेगी। परंतु सवाल ये है, बड़ी विडंबना की बात है, 2019 में जब 370 हटा या सीए कानून आया या 3 तलाक कानून आया सुप्रीम कोर्ट के कहने पर,
तब अरुंधति रॉय की मंडली जो है, ये मंडली इस्लामोफोबिया मंडली, ये कह रही थी भारत में तो मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है, अब तो भारत में मुसलमानों का रहना हराम हो चुका है। अब 2021 आते आते वो कह रहे हैं मोदी जी अफगानिस्तान के मुसलमानों को भी बुला लो। तो भाई साहब, अगर भारत के मुसलमानों के लिए रहना इतना हराम हो चुका है तो वो बेचारे मुसलमानों को रहने दो वहीं पे। सबसे बड़ा सवाल है कि जैसे कि एरोप्लेन की हमने वीडियोस देखी, उसमें से हमने तादाद में जो देखे हैं वहाँ के मुस्लिम युवा या फिर वहाँ के आदमी लोग देखे, महिलाएं तो वहाँ पे बहुत कम देखने को मिली। क्या महिलाओं को तालिबान के भरोसे छोड़ करके भाग रहे हैं ये लोग? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वहाँ पे इस तरीके का माहौल बन चुका है कि उनको किसी भी हालत में कहीं पर भी जाना और अपनी ज़िंदगी को जितनी ही जोखिम में डालना है वो मंजूर है, पर वो तालिबान के साथ नहीं रह सकते। और आप एक बात सोच सकते हैं कि वहाँ पे अब महिलाओं का, जो ये लोग जा रहे हैं, ज़्यादातर मर्द निकल रहे हैं, तो उन महिलाओं का क्या होगा। ये पूरी दुनिया को पता है कि महिलाओं के लिए अब वो जहन्नुम बन चुका है अफ़गानिस्तान। पर दुख की बात यह है, आपको एक दृश्य भी दिखा होगा कि परसों तक जो CNN की रिपोर्टर है वो बिना हिजाब के घूम रही थी और आज उसको बुर्का पहनकर रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है। फिर भी अजीब व गरीब बात यह है कि राणा अयूब और जो ये अरुंधति रॉय, ये तमाम स्वरा भास्कर है, इनको भारत में ऐसा हिंदुत्व दिखता है जो उनको लगता है कि फांसीवादी है, और उनको आज तक इस तरीके की वेशभूषा पहननी नहीं पड़ी है। पर वहाँ पर वो तालिबान को लेजिटिमेट मानते हैं और उनको लगता है कि वहाँ पर महिलाओं के अधिकारों का सम्मान हो रहा है। जैसा कि अफगान की एक महिला से हमारी चर्चा हो रही थी, तो उनसे हमने पूछा कि अगर वहाँ पर बिना बुर्के के अगर आप वहाँ पर निकलते हैं तो कैसा वहाँ पर हश्र होता है। तो उन्होंने बताया कि अगर हमारी बुर्के से बाहर उंगलियाँ भी होती हैं तो वहाँ पर शरीयत कानून के हिसाब से उसको काट दिया जाता है। तो इस तरह का भी वहाँ पर भय फैलाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, ये उस तरीके की रूढ़िवादी सोच है जो तालिबान के साथ हमेशा रही है, और यही सोच है जिसको वो भारत में भी लाना चाहते हैं। कश्मीर से लेकर केरल तक इसको लागू करवाना चाहते हैं, और इसीलिए आपको अगर महिलाओं को उनका सशक्तिकरण चाहते हैं तो हम कभी भी शरिया कानून का समर्थन नहीं कर सकते। पर अफसोस की बात यह है कि तालिबान जो वहाँ पर अफ़गानिस्तान में करता है उसी की वकालत तो यहाँ पर कुछ विपक्षी दलों ने की। शाह बानू से लेकर शायरा बानू तक वो हमेशा तालिबानी कट्टरपंथी सोच रखने वाले कुछ मौलानाओं के साथ खड़ी रह गई और महिला सशक्तिकरण का राग अलापती रही, परंतु महिलाओं के अधिकारों को उन्होंने प्लेन के टायर के नीचे कुचल दिया। मेरा सर आखिरी सवाल होगा, एक ऑडियो है जो एक जूम मीटिंग के माध्यम से एक ऑडियो वायरल हो रहा है कि उसमें कहा जा रहा है कि हमें तालिबान के लोगों से संघर्ष करना सीखना चाहिए और हमें ऐसी प्रेरणा उनसे लेनी चाहिए। देखिए, ये जो आप बता रहे हैं, ये एक स्पेसेस या क्लब हाउस का ये ऑडियो जारी हुआ जिसमें कि दिल्ली का एक दंगा का अभियुक्त भी उसमें है, जिसको उदारवादी लोग पोस्टर बॉय बना रहे थे, जिसके ऊपर UAPA भी लगा था। आसिफ इकबाल तन्हा उसका नाम है, वो भी इस मीटिंग में शामिल था और वो उसको खुशखबरी के तौर पे बता रहा था। ये वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, अलग अलग वेरिएंट अलग अलग है, अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा। ये वायरस एक ही है और वायरस का सिंगल सोर्स और स्रोत भी एक ही है और उनका टूल किट भी एक ही है। ये अफ़गानिस्तान के तालिबान और घरेलू तालिबान, ये दोनों का मकसद तो वही है कि शरिया लागू करना है, तुष्टीकरण के नाम पर संविधान के टुकड़े टुकड़े करना है। तो क्या मोदी जी ऐसे वायरस को वैक्सीन दे पाएंगे? मुझे लगता है कि अभी बूस्टर डोज 2022 के लिए तय है। आज एक देवबंद में भी बूस्टर डोज लग रहा है। वहाँ पर एक योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। वहाँ पे ATS का ट्रेनिंग सेंटर शुरू होगा और मैं तो चाहता हूँ कि हर एक ऐसी जगह पे होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा में धर्म क्यों? आतंकवाद का तो कोई धर्म नहीं है, कोई जगह का भी कोई धर्म नहीं होता। तो देवबंद में अगर ट्रेनिंग सेंटर हो या अगर ट्रेनिंग सेंटर कोई और इलाके में हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर मान लीजिए ट्रेनिंग सेंटर नागपुर में खुला होता तो कोई आपत्ति करता? कोई नहीं आपत्ति करता। तो अगर वहाँ पे खुला है तो उसका तो स्वागत होना चाहिए। आतंकवाद का वैसे ही धर्म नहीं होता ना।